Good morning to all of you. So, in the last class, we have completed methods of preparation of amines. Methods of preparation of amines को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आज जो हम बात करेंगे वो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो वन बाय वन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. बट केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीजें हैं जो मैं अमीन से रिलेटेड आपको बता देता हूँ. और जनरली जितने भी अमीन्स हमने पढ़े हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव थे. तो चाहे हमारे पास प्राइमरी अमीन हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, उनके अंदर इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है ये कॉमन रहता है हमारे पास. तो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव हमारे पास बनेंगे जो अमीन्स होंगे वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होंगे. एक चीज तो ये हमने ध्यान रखनी. All the amines will act as a nucleophile. और सेकेंड यदि हम बात करें तो यहाँ जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है या फिर नाइट्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड होगा दैट विल आल्सो पोलराइज्ड. वो बॉन्ड पोलराइज्ड भी होता है क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की भी और नाइट्रोजन कार्बन की भी. तो बेसिकली इन्हीं दो रीजंस की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो राइज होती है. वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी होती है. और सेकंड हमारे पास क्या है कि जो अमीन्स हैं दे आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर. तो इन्हीं का यूज करके हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो जो फर्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन है दैट इज अवर एल्काइलेशन. एल्काइलेशन का मीनिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप. तो जनरली हम आर ग्रुप को इंसर्ट कराएंगे यहाँ पे. रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जब कोई भी अमीन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे प्राइमरी अमीन बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, टर्सरी बनता है और लास्ट केस में हमारे पास बनता है क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड. तो बहुत ज्यादा सिंथेटिक यूटिलिटी इस रिएक्शन की होती नहीं है. बट यदि एल्काइलेशन की बात की जाती है तो एल्काइलेशन का सिंपली मीनिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप. हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय एल्काइल ग्रुप. जैसे जैसे आप मूव करोगे ये हमारा प्राइमरी अमीन है, दिस विल बी सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन एंड दिस विल बी क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड. सेकेंड रिएक्शन की यदि हम बात करें दिस इज नोन एज असाइलेशन और काफी इंपोर्टेंट है ये. असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है और असाइल ग्रुप हम इस यूनिट को कहते हैं COR को. दिस इज नोन एज असाइल ग्रुप. तो बेसिकली यहां हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय दिस यूनिट COR एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन. तो असाइलेशन कैरी करने के लिए दो चीजों का हम जनरली यूज करते हैं. वन इज एसिड हैलाइड RCOH एंड सेकेंड इज अवर एसिड अनहाइड्राइड. इनको हम डिस्कस कर चुके हैं. एसिड के डेरिवेटिव होते हैं दोनों ही. तो जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे किसी भी अमीन के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी के साथ तो जनरली यहां से जो हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस बाय COR और ये हमें मिलेगा. इनके आप मेन की बात करोगे तो दीज आर एन एल्काइल एल्केनामाइड. नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूटेड है एल्काइल ग्रुप तो देयरफॉर दिस इज रिटन एज एन एल्काइल और एल्केनामाइड लिखा जाएगा इस चेन के लिए जो पेरेंट चेन रहेगी हमारे पास. तो ध्यान रखिएगा इस चीज का. असाइलेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप COR जिसको हम बोलते हैं. एल्काइलेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप जिसको हम R से रिप्रेजेंट करें. नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें तो इस एग्जांपल में बेंजोइल क्लोराइड के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया है प्राइमरी अमीन को. सिमिलर काम होगा जो ऊपर हुआ था बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे असाइल ना जुड़ के बेंजाइल ग्रुप जुड़ जाता है बेंजोइल और इस प्रोसेस को बेंजोइलेशन भी कहा जाता है. ध्यान रखिएगा इसको. और लास्ट हमने एनिलीन का एग्जांपल लिया है. ये प्रोडक्ट बनेगा सिमिलर बेसिस पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगी असाइल ग्रुप के साथ. ये जो रिएक्शन है कहाँ ये यूज होगी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उस चीज को हमने एक बार डिस्कस करना है. तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हमने एसाइलेशन को क्यों कैरी किया है
क्या इसके पीछे पर्पस है और कैसे ये वर्क करता है। असाइलेशन का मेनली जो हमारे पास काम रहता है वो रहता है एनिलीन्स के अंदर, जब हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डील करेंगे। तो एनिलीन की असाइलेशन के बाद जो ग्रुप हमारे पास बना है दैट विल बी NH COO R, और ये हमारा होता है एनिलीन। अब यदि आपने यहाँ रेजोनेंस को पढ़ा है ध्यान से थोड़ा सा, तो वहां पे जनरली हमने ये पढ़ा है कि जो NH2 ग्रुप होता है जब बेंजीन से कनेक्ट होता है तो इट विल बी बेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसकी जो एक्टिवेशन इफेक्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है NH2 ग्रुप की। अब असाइलेशन करने से ये जो एक्टिवेशन इफेक्ट है ये कम हो जाता है बेटा, और इसी वजह से असाइलेशन इसकी हमें करनी पड़ती है। बाकी जो चेंजेस आएंगे जब हम ESR रिएक्शंस को पढ़ेंगे वहां हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ आपने ये चीज याद रखनी है कि जो असाइलेशन होती है एनिलीन की दैट विल डिक्रीजेस द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2। एक्टिवेशन इफेक्ट को ये कम कर देता है, और कम कैसे करता है, यहाँ जो नाइट्रोजन था जिसपे लॉन पेयर है, यहाँ ये दो पार्ट में रेजोनेंस को करता है। वन करेगा रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग एंड सेकंड इज रेजोनेंस विद दिस COO ग्रुप। तो एनिलीन के केस में जो सारा का सारा एक्टिवेटिंग इफेक्ट था वो रिंग के साथ था, बट यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा रिंग के साथ चला जाता है और दूसरा जो है CO ग्रुप के साथ चला जाता है। तो बेसिकली इस वजह से इस नाइट्रोजन एटम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है ये भी हमारा डिक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू दिस। तो असाइलेशन का मेन पर्पस यही होता है, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। अब इस एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करने से क्या फर्क पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसकी ESR रिएक्शंस की बात करेंगे। तो यदि मैं सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं जब ये लॉन पेयर इस तरफ आएगा तो दैट स्ट्रक्चर विल बी, अब देखिएगा उसको ध्यान से आप, वो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी NH, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड CO नेगेटिव इन दिस साइड। तो नाइट्रोजन एटम विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा, एक्टिवेटिंग का काम नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो असाइलेशन होती है दैट विल डिक्रीजेस द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस NH2। यहां सारा का सारा रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ है, बट यहां जो रेजोनेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक रिंग के साथ पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा CO ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करेगा। चलिए, और थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज अ कार्बाइल-अमीन रिएक्शन। कार्बाइल-अमीन रिएक्शन की यदि हम बात करें, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कंफर्मेटरी होता है फॉर प्राइमरी अमीन, कंफर्मेटरी फॉर 1 डिग्री अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स के लिए, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एराइल अमीन हो, उनके लिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं अमीन्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है बेटा, और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है दिस विल बी ए फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन्स के लिए, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। जब भी आप एनिलीन या प्राइमरी अमीन को रिएक्ट कराओगे क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा, और ये जो आइसोसाइनाइड जनरली यहाँ बनता है इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड यहाँ बनता है, जो कंफर्म करेगा कि वहां पे प्राइमरी अमीन है, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक। नेक्स्ट यदि हम बात करें आर रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड के साथ जब हम रिएक्शन को डील करेंगे तो जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो अमीन्स है हमारा वो किस नेचर का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है।
बट हमें जनरली जो डील करना है वो प्राइमरी अमीन से रिलेटेड है बेटा। सेकेंडरी टर्सरी का हमारे सिलेबस में कोई ज्यादा जिक्र नहीं है, बट प्राइमरी अमीन के केस में क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो चीज हमें समझनी है। अब फर्स्ट केस की यदि मैं बात करता हूं तो नाइट्रस एसिड जो होता है ये NO2, this will be prepared from NaNO2 and HCl and this will be prepared in the reaction mixture। इसको रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रिपेयर किया जाता है, वहीं से इसको हम यूज करते हैं। तो जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ तो यहाँ पे एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट बनता है Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये जो कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल होता है और उसी टाइम में डिकम्पोज कर जाता है एल्कोहल, नाइट्रोजन और HCl। तो जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा जब एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा एल्कोहल। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब मिथाइल अमीन्स की यदि मैं बात करूं, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। CH3NH2 जो होगा मिथाइल अमीन, एंड दैट विल डू नॉट गिव मिथेनॉल एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मिथाइल अमीन को छोड़ के बाकी जितने भी आप प्राइमरी अमीन यहाँ पे लोगे उन सभी के केसेस में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा एल्कोहल। सेकेंड, यदि यही रिएक्शन मैं एनिलीन के लिए कैरी करता हूं तो यहाँ पे एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट बनता है जो काफी स्टेबल होता है, जिसको हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस हमारे पास हुई है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। तो क्योंकि सीबीएसई ने डाइजोनियम सोल्ट का जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस से फिलहाल के लिए हटा दिया है, तो इस चीज पे हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है और ये अनस्टेबल क्यों होता है। ये ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और एलिफेटिक के केस में ऐसा कोई फिनोमेना ऑपरेट नहीं करता है, तो ये अनस्टेबल होता है। कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये रिएक्शन कैसे हुई है, थोड़ा सा इसको यदि हम देखते हैं 1 मिनट के लिए, तो इसको आप समझ लीजिए एक बार, ये HNO2 कैसे वर्क करता है यहाँ पे। तो इस RnH2 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इस बेसिस पे लिख लेता हूं, और इसकी रिएक्शन हमने करानी है HNO2 को, तो इसको भी मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखता हूं, देखिएगा। कुछ इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो इसको जब आप यहां लिखोगे इस तरीके से तो सिमिलर बेसिस पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो हमें मिला था। देखिएगा ध्यान से, यहां से N2 रिलीज होगी, यहां से वाटर एलिमिनेट होगा और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स जब रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो वहां पे जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी एल्कोहल। और लास्ट जो हमारी रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, और हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है सल्फोनाइल क्लोराइड को, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर ये होती है, देखिएगा इसको। और इसी स्ट्रक्चर को जनरली हम ऐसे भी लिखते हैं C6H5SO2Ca। तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमें डिटेक्ट करके बताता है कि कौन सा अमीन प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्सरी होगा। तो यदि केमिकली हमें डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को, तो उसके लिए जो टेस्ट हमारे पास होता है दैट विल बी हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब जनरली इस टेस्ट में होता ये है, जब हम इस हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं एन अमीन्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं प्राइमरी अमीन के साथ इसको रिएक्ट कराता हूं RnH2, सेकेंडरी के साथ भी मान लीजिए मैं इसको रिएक्ट कराता हूं, टर्सरी के साथ भी हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो जनरली फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, HCl एलिमिनेट होता है बेटा। तो HCl एलिमिनेट होने की जो पॉसिबिलिटी है या तो वो प्राइमरी अमीन में है या सेकेंडरी अमीन में है। टर्सरी अमीन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास।
तो जनरली ये तो कंफर्म है कि जो टर्सरी अमीन्स होंगे दे डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में क्या बनेगा आप देखिएगा ध्यान से, वहां रिएक्शन लिखी हुई है, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जब फर्स्ट केस में यहां से HCl एलिमिनेट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा देखिएगा बेटा, तो यहां से जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी NHR, ये कंपाउंड बनेगा इन द केस ऑफ प्राइमरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन की भी यदि मैं बात करता हूं तो सेकेंडरी अमीन में ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहां भी अल्काइल ग्रुप आएगा। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है जिसका नेम यदि मैं आपको बताऊं तो नेम इसका हमारे पास रहेगा N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये जो कंपाउंड बना है फॉर प्राइमरी अमीन्स, दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन एल्कली, ये एल्कली के अंदर सोल्यूबल होता है। यदि इसकी मान लीजिए हम रिएक्शन कराएं NaOH या KOH के साथ तो दिस विल बी सोल्यूबल इन दिस, और सोल्यूबल इस वजह से है कि यहां से जो OH नेगेटिव हमें मिलेगा दैट विल ग्रैब दिस प्रोटॉन, वो इस प्रोटॉन को बाहर ले जाएगा और इसी वजह से ये सोल्यूबल रहेगा। सेकेंडरी अमीन्स के केस में क्योंकि यहाँ पे रहेगा हमारे पास एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगी बेस को जिसको ये एक्सट्रैक्ट कर सके, और उस केस में जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी इनसोल्यूबल इन एल्कली। तो दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं होगा क्या। जब आप इन अमीन्स को रिएक्ट कराओगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ तो स्टार्टिंग में HCl एलिमिनेट होगा, और HCl एलिमिनेट होने के बाद हमें जो मिलेगा इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन दैट विल बी N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और यदि मैं सेकेंडरी अमीन में बात करूंगा तो इट विल बी N-डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो हमारे पास बने हैं प्राइमरी सेकेंडरी के केस में, जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं एल्कली के साथ NaOH या KOH के साथ, तो प्राइमरी अमीन का जो सल्फोनामाइड होता है दैट विल बी सोल्यूबल इन दैट एल्कली, वो उस केस में सोल्यूबल होता है। सेकेंडरी का इनसोल्यूबल है, और टर्सरी अमीन्स जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन के लिए, तो इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। इसमें हमारी एक केमिकल प्रॉपर्टीज है जो पेंडिंग है, वो होती है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स को यदि हम डील करेंगे, अब उसको मैं एक अलग से वीडियो में डील करूंगा बेटा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, और किस तरीके से या किन किन फैक्टर्स पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है हमारी वो डिपेंड करेगी, वो सारी चीजें हमने वहां पे पढ़नी है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं एक बार। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। कार्बाइल अमीन हमने पढ़ी है, दैट विल आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि वो कंफर्म करती है प्राइमरी अमीन को। और एक हमने पढ़ी थी असाइलेशन, जिसमें असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी अमीन्स के अंदर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है COR ग्रुप के साथ। तो असाइलेशन क्यों की जाती है, और वो हमने देखा था कि वो एनिलीन की एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम कर देती है, क्योंकि वहां से जो कंपाउंड बनता है आफ्टर असाइलेशन, वहां रेजोनेंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वन विद द बेंजीन रिंग एंड सेकंड इज विद CO ग्रुप। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो मेनली हमने हाईलाइट करने हैं। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड की यदि हमने बात की थी तो ये हमने यहाँ देखा था कि जब प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो एल्कोहल जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ ये भी आपने ध्यान रखना है कि मिथाइल अमीन ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट जो हम इस पर डील करेंगे बेटा वो है हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे उसको हम एक्सप्रेस करेंगे और कैसे हम रिलेटिवली कंपेयर करेंगे यदि हमारे पास एक से ज्यादा अमीन्स हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को। सिमिलर तरीके से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस किया था, वहां पे भी हमारे पास एक इसी तरीके का रिलेशन आया था, बट डिफरेंस ये था कि वहां पे Ke को हमने इंट्रोड्यूस कराया था और यहाँ जो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे वो कराएंगे Kb। तो फर्स्ट यदि हम बात करें इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है बेसिक स्ट्रेंथ को,
तो बेसिक स्ट्रेंथ किसी भी अमीन्स की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम। जितने भी अमीन्स हमारे पास होंगे उनमें हर किसी पे नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर होता है और इसी वजह से उनका नेचर बेसिक होता है। दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। तो जब इन अमीन्स को हम वाटर में डिसोल्व कराते हैं तो जनरली होता ये है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ये नाइट्रोजन, अपने जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, तो यहाँ से ये कैटायन बनेगा और OH नेगेटिव हमें मिलेगा। तो जनरली ये जो रिएक्शन लिखी है हमने आयनाइजेशन की, इसके लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, इस सारे को मैंने एक नया कांस्टेंट एज्यूम किया है Kb, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। जितनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। और Pkb को हमने लास्ट टाइम भी डिफाइन किया था कि इस P का मतलब होता है नेगेटिव लोगरिथम। तो Pkb is equals to minus logarithm of Kb. So it means lower the value of Pkb, higher will be the value of Kb and more will be the basic strength. तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को ना पूछ के वो Kb या Pkb की टर्म में उसको रिलेट कराता है, बट ओवरऑल जो फिर भी क्वेश्चन हमारा होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड होता है। सिर्फ उसको जो क्वेश्चन आस्क करने का जो तरीका थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस करेंगे या तो Kb की टर्म में या Pkb की टर्म में। Pkb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी हमारे पास। Pkb Kb अगेन प्रैक्टिकल डाटा है, एक्सपेरिमेंटली इसको हमने ले रखा है। तो जहां भी हमें कंफ्यूजन होगी अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टर को छोड़ के, तो वहां फिर हम इस एक्सपेरिमेंटल डाटा की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज हमारा जो काम चलेगा वो हमारे सिंपल जो फैक्टर अब तक हमने पढ़े हैं, रेजोनेंस, इंडक्टिव, जो जनरल कंसेप्ट हम यूज करते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है बेसिक स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि बेसिक स्ट्रेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखे हुए हैं, इनको आप वन बाय वन ध्यान से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जो नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है वो लोन पेयर कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए। यदि वो ज्यादा अवेलेबल होगा तो दैट विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू जो कम अवेलेबल होगा। तो अवेलेबिलिटी में जनरली हम 2 ही चीजें देखते हैं, एक जो लोन पेयर है हमारा, ये अवेलेबल है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि जो लोन पेयर है दैट विल बी नॉट अवेलेबल या लेस अवेलेबल। और इस चीज का सारा डिफरेंस आता है रेजोनेंस की वजह से। यदि कहीं नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है किसी मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम के साथ, चाहे वो बेंजीन रिंग हो या फिर और कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, तो जनरली ऐसे अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा कम होगी उस अमीन से जहां पे रेजोनेंस नहीं ऑपरेट करता हो। तो सिंपल यदि मैं यहाँ पे यूज करूँ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो यदि मैं सिंपली बात करता हूँ अमोनिया और एनिलीन की, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैंने उसको कंसिडर किया है, या एल्काइल अमीन वर्सेस एराइल अमीन हम बात कर रहे हैं। एक मान लीजिए मैं अमोनिया की बात करता हूँ NH3, और एक मान लीजिए मैं एनिलीन की बात करूँ। ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। अब दोनों केसेस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो नो डाउट ये बेसिक रहेंगे दोनों, बट यदि आप फर्स्ट केस में देखते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो किसी रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। बट यदि सेकंड केस में आप देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन है दिस विल बी पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद दिस बेंजीन रिंग। तो यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से ये जो लोन पेयर है ये कम अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए। तो एनिलीन जो होगा दिस विल बी लेस बेसिक, और अमोनिया जो हमारा रहेगा दैट विल बी मोर बेसिक। तो जो फर्स्ट फैक्टर है जो बेसिक स्ट्रेंथ को हमें एक्सप्लेन करेगा वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, कि नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर है वो
कंप्लीटली अवेलेबल है या पार्शियली अवेलेबल है। पार्शियली अवेलेबल का मतलब है कि वहां रेजोनेंस ऑपरेट करता होगा, तो जब रेजोनेंस ऑपरेट करेगा तो वहां पे जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की वो डिक्रीज करेगी और बेसिक स्ट्रेंथ भी हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और सेकेंड फैक्टर की यदि मैं बात करूं दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन एटम है अमीन का हमारा, उस पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे डोनेट करने के, और उतना ही ज्यादा वो हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो चीज एक्सप्लेन करती है वो हमारी होती है इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट भी कुछ केसेस में यहां ऑपरेट करेगा। एक सिंपल से इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। तो ये प्राइमरी अमीन है RNH2, ये मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, और ये मान लीजिए हमारे पास टर्सरी अमीन है। अब लोन पेयर हर किसी में कॉमन रहेगा नाइट्रोजन एटम के पास। इसके अलावा जो चेंजेस चेंज होगी वो क्या है, देखिए यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है जिसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो दिस एल्काइल ग्रुप विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। सिमिलर बेसिस पे यहाँ दो एल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इट मींस इन केस ऑफ टर्सरी अमीन there will be maximum electron density at this nitrogen atom। तो इस नाइट्रोजन एटम पे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास होगी वो इस पर्टिकुलर टर्सरी अमीन में रहेगी। तो यदि तीनों की मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछूं तो ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा, टर्सरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी और फिर हमारा प्राइमरी। बट ये जो ऑर्डर लिखा है हमने, ये ऑर्डर लिखा है गैसियस फेज में। When we compare the basic strength of these amine in gaseous phase, सॉल्यूशन में जब हम बात करेंगे या वाटर में जब हम इस चीज को देखेंगे तो वहां ये ट्रेंड रिवर्स करेगा। कैसे करेगा उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी के लिए हमने दो फैक्टर डिस्कस किए हैं। अब फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जिसमें कंप्लीट और पार्शियल इन्वॉल्वमेंट की बात हुई थी। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो ग्रुप बढ़ाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होंगे, और इसको डिक्रीज वो करेंगे जो विड्रॉइंग नेचर के होंगे। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कराएंगे मींस जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे दे विल टेंड्स टू डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे दे विल टेंड्स टू इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, और जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे या बेसिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और थर्ड फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये सिर्फ ऑपरेट करेगा सॉल्यूशन फेज में, जब हम अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कंसेप्ट पढ़ा था कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखी जाती थी वहां पे, तो सिमिलर बेसिस में जब हम बेस की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहां उस बेस का जो कंजुगेट एसिड बनेगा उसकी हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास बेस है। अब प्रोटॉन गेन करने के बाद ये जो स्पीसीज बनी है दिस इज नोन एज कंजुगेट एसिड। तो यदि किसी बेस का कंजुगेट एसिड हमें बनाना होगा तो सिंपली हम उसमें क्या करेंगे, एक प्रोटॉन को ऐड कर देंगे। और लास्ट फैक्टर है हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस अराउंड नाइट्रोजन एटम। अगेन ये फैक्टर भी ऑपरेट करेगा जब हम सॉल्यूशन में बात करेंगे। तो नाइट्रोजन एटम के अराउंड यदि बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो उस केसेस में जो डोनेटिंग टेंडेंसी है नाइट्रोजन की वो डिक्रीज कर जाएगी, और यदि वहां पे स्मॉलर ग्रुप लगे होंगे तो जो नाइट्रोजन की डोनेटिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। तो स्टीरिक हिंड्रेंस के रिस्पेक्ट में भी बेसिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली रिलेशन है। इफ स्टीरिक हिंड्रेंस इज मोर देन बेसिक स्ट्रेंथ विल बी लेस। तो इन चार फैक्टर्स को हमने अप्लाई करना है जब भी हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की।
तो 1 by 1 कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं इस चीज को। और लास्ट के जो दोनों फैक्टर्स जनरली हमने लिखे हैं ये सॉल्यूशन फेज में ऑपरेट करते हैं, जब हम वाटर के अंदर या किसी और पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चीज को कंपेयर करेंगे कि कैसे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अफेक्ट करेगी हमारी। 1 by 1 कुछ एग्जांपल्स को हम डील करते हैं, देखिएगा। फैक्टर्स को मैं रफ नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे ही लिखते रहेंगे, सिर्फ इनके कुछ एग्जांपल्स हम कंपेयर करें। चलिए, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एलिफैटिक अमीन्स और अमोनिया। एलिफैटिक अमीन्स एंड अमोनिया, और लास्ट में फिर एक जनरल ट्रेंड भी हम देखेंगे कि कैसे वो वेरी करेगा। तो एलिफैटिक अमीन्स की हमने बात की थी, RNH2 है जैसे हमारे पास प्राइमरी अमीन, R2NH सेकेंडरी अमीन, R3N टर्सरी अमीन और NH2 अमोनिया। अब यहां यदि आप देखोगे तो हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसी वजह से ये बेसिक रहेंगे, और रेजोनेंस यहां कहीं ऑपरेट होगा नहीं बेटा। तो जो फर्स्ट फैक्टर था हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, तो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे ही लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है डोनेशन के लिए। सेकंड, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अलग अलग है हर किसी केस में, जिसको हमने अभी डिस्कस भी किया था यहाँ पे। टर्सरी अमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, और सबसे लास्ट आएगा अमोनिया। क्योंकि अमोनिया के केस में एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सिंपली 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, और हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई मैंने आपको बताया था एज ए स्टैंडर्ड की तरह हम इसको काउंट करते हैं, तो जो नेग्लिजिबल होता है एक तरीके से। तो यदि चारों का मैं ऑर्डर लिखता हूं तो जनरली ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, टर्सरी अमीन जो होगा दैट विल बी मोस्ट बेसिक, followed by secondary amine, followed by primary amine, followed by ammonia. So this will be the general trend for basic strength of aliphatic amines and ammonia. और ये ऑर्डर जनरली गैसियस फेज में है बेटा, ध्यान रखिएगा। हमने कंसीडर किया है कि ये सारे के सारे गैसेस हैं, तो उसमें ये ऑर्डर हमारे पास होल्ड करेगा। टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लास्ट में अमोनिया। सेकेंड यदि हम बात करें, सेकेंड हम कंसीडर करते हैं एरोमेटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया। तो एरोमेटिक अमीन्स का जो सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास होता है वो होता है एनिलीन। ध्यान से देखिएगा। और अमोनिया हमारे पास सिंपली NH3 रहेगा। अब यदि मैं यहां डिस्कस करता हूं इस चीज को, तो ये हमने पता है कि ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा इस रिंग के साथ, और कुछ इस तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी जो हम कई बार ऑलरेडी बना भी चुके हैं। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाई है, बाकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आप बनाएंगे इनको। तो इस पर्टिकुलर केस में हुआ ये है कि नाइट्रोजन जब लोन पेयर को डोनेट करेगा तो इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इस पे वो डिक्रीज कर जाएगी। अमोनिया के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी। तो अमोनिया जो होगा दैट विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। तो यहां से जो हमारे पास ट्रेंड आएगा दैट विल बी जो NH3 होगा वो ज्यादा बेसिक होगा किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के, एनिलीन के कंपैरिजन। रीजन रहेगा रेजोनेंस का, कि इन केस ऑफ एनिलीन देयर विल बी रेजोनेंस, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम पे वो रेजोनेंस में रहेंगे रिंग के साथ, जिसकी वजह से दे आर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। और थर्ड यदि हम बात करें बेटा, थर्ड हम बात करते हैं एलिफैटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया। तो मान लीजिए मैं प्राइमरी अमीन लेता हूं और एनिलीन ले लेते हैं अमीन।
तो यहां भी अगेन सेम कंसेप्ट यूज होगा, ये रेजोनेंस का पार्ट रहेगा, ये रेजोनेंस में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है जो एलिफेटिक अमीन है वो हमारे ज्यादा बेसिक होंगे किससे, एरोमेटिक अमीन से। तो यदि सारे फैक्टर्स को मैं जनरलाइज करता हूं तो इनके लिए मैं एक ऑर्डर लिख सकता हूं, और ऑर्डर मेरे पास क्या रहेगा, देखिएगा उसको ध्यान से आप। ऑर्डर हमारे पास रहेगा ही, and that trend will be aliphatic amines. ये ज्यादा बेसिक होंगे किससे, अमोनिया से, और अमोनिया किससे ज्यादा बेसिक होगा, एरोमेटिक अमीन्स या एराइल अमीन्स। और इसी के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करूं तो एलिफेटिक अमीन्स का जो गैसियस फेस में ऑर्डर रहेगा दैट विल बी टर्सरी फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइमरी। यहां पे नाइट्रोजन रहेगा अमोनिया, और यहां यदि हम बात करें तो एनिलीन की यदि मैं बात करता हूं, देखिएगा इस चीज को, दिस विल बी एनिलीन, और इसको मान लीजिए मैं सब्स्टिट्यूटेड कर देता हूं बेटा, इसको हमने यहाँ पे सेकेंडरी बना दिया और यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको टर्सरी बना देता हूँ। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में रहेगा नो डाउट तीनों केसेस के अंदर, बट यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ तो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे दो डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर ये होगा और फिर हमारा ये होगा। तो यदि इन तीनों को भी हम लिखें तो ऑर्डर हमारे पास यहां भी वही रहेगा कि जो टर्सरी एरोमेटिक अमीन होगा दैट विल बी मोस्ट बेसिक फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइमरी। सो दिस विल बी द जनरल ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, अमोनिया एंड एरोमेटिक अमीन्स या एराइल अमीन्स। नेक्स्ट यदि हम कुछ और सिंपल एग्जांपल कंपेयर करें इनके, देखिएगा आप ध्यान से, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है उनमें से मैं एक दो को एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सपोज कीजिए हमें इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, एनिलीन एंड साइक्लोहेक्साइल अमीन। दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल अमीन। तो यदि यहां भी आप ध्यान से देखते हो तो साइक्लोहेक्साइल अमीन के अंदर लोन पेयर है यहाँ पे, लेकिन ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ऑपरेट नहीं कर सकता, और ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में रहेगा इस रिंग के साथ, तो दिस विल बी लेस अवेलेबल, दिस विल बी मोर अवेलेबल। तो जो साइक्लोहेक्साइल अमीन होगा वो ज्यादा बेसिक होगा किसके कंपैरिजन में, एनिलीन के कंपैरिजन में। सिमिलर तरीके से एक और एग्जांपल हम कंसीडर अगर करें, सपोज कीजिए वन इज एनिलीन एंड सेकंड इज बेंजाइल अमीन। एक हमने लिया है NH2 एनिलीन, और एक हम बात करते हैं बेंजाइल अमीन की, बेंजाइलिक कार्बन से मान लीजिए NH2 जुड़ा हुआ। तो इस पर्टिकुलर केस में भी यदि आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो बेंजाइल अमीन का जो नाइट्रोजन है वो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट करेगा। तो रेजोनेंस यहाँ पे ऑपरेट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है दैट इज मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन एज कंपेयर टू दिस, so therefore benzyl amine will also have a more basic strength as compared to aniline. सिमिलर बेसिस पे आप और एग्जांपल्स भी कंपेयर कर सकते हो, सिर्फ आपको ये फैक्टर्स समझ में आने चाहिए कि कैसे आप इनको कंपेयर करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चंस जनरली एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ से जरूर रहता है हर बार कोई ना कोई। और नेक्स्ट हम इस फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं बेटा, इन दोनों फैक्टर्स को। तो यदि एस्टोलेशन फेस में आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो वो ऑर्डर क्या रहेगा, अब वो चीज हमने एक बार देखनी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन फेज या इन वाटर,
उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे एक बार, तो उस चीज को आपने ध्यान से देखना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन या एक्वस फेज, तो जनरली वाटर हमने एज ए सॉल्वेंट लिया है और उस पर्टिकुलर केस में हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी की। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे चीजों को। अब 3 फैक्टर्स मैं लिखूंगा यहाँ पे और उन तीनों का रिजल्टेंट हमने बाद में चेक करना है। फर्स्ट फैक्टर की यदि मैं बात करूं, अब फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फैक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की यदि हम बात करें तो ये एग्जांपल हमने अभी डील किया था बेटा, दिस विल बी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और ये हमारे पास रहेगा टर्सरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन में एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंडरी में 2 लगे हुए हैं और टर्सरी में हमारे पास 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करता हूं तो मेरे पास तो यहां ऑर्डर आना चाहिए, दैट विल बी टर्सरी विल बी मोस्ट बेसिक, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो दिस विल बी द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर अलोन। यदि सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करता हूं तो मेरे पास तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा, दैट विल बी टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की। स्टीरिक हिंड्रेंस अराउंड नाइट्रोजन, उसके लिए भी कोई हमारे पास जो है ज्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। इस चीज को भी आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखिएगा ध्यान से। प्राइमरी अमीन की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है और साथ में 2 स्मॉल साइज के हाइड्रोजन कनेक्ट है। सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन है, 2 एल्काइल ग्रुप है और टर्सरी में हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप है। तो जब आपने याद है तो हमने जब SN2 मैकेनिज्म को किया था तो वहां पे हमने साइज का ऑर्डर लिखा था कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए, तो वहां पे एल्काइल ग्रुप का साइज जो होता था वो बड़ा होता था एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यदि स्टीरिक हिंड्रेंस की मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन के अराउंड जो सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो होगी टर्सरी अमीन के अंदर, फिर हमारा सेकेंडरी है और फिर हमारा प्राइमरी है। तो जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी टेंडेंसी फॉर डोनेटिंग जो है वो उतनी ही डिक्रीज कर जाएगा। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग यदि मॉडल लिखता हूं तो इट विल बी प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो 2 फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, एक में ट्रेंड कुछ आता है, दूसरे में कुछ आता है हमारे पास। लास्ट जो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज अवर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड फॉर्म। तो कंजुगेट एसिड हमने अभी देखा था कि हम कंजुगेट एसिड कैसे बनाएंगे। इन सभी में एक एक प्रोटॉन को हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट केस की यदि मैं बात करता हूं तो प्राइमरी अमीन से मेरे पास जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा RNH2। प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं इसमें हम, तो प्रोटॉन ऐड करोगे तो जो लोन पेयर था वो इसको देगा और ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, RNH3 positive. This will be the conjugate acid from the primary amine. नेक्स्ट यदि हम बात करें सेकेंडरी अमीन की, तो सेकेंडरी अमीन में हमारे पास रहेगा R2NH, यहां भी लॉन पेयर है। प्रोटॉन को जब ये गेन करेगा तो यह आपको बना के देगा R2NH2 और ये रहेगा पॉजिटिव। और लास्ट यदि मैं बात करता हूं टर्सरी अमीन की,
तो टर्सरी अमीन के लिए जो है मैं यहां बनाता हूं, तो टर्सरी अमीन हमारे पास रहेगा R3N। तो इस पे जब आप प्रोटॉन का एडिशन कराओगे तो ये आपको देगा R3N पॉजिटिव H। ध्यान से देखिए, सो दीज विल बी द corresponding conjugate acids from the primary amine, secondary amine and tertiary amine। अब इनकी हमने स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है बेटा, और हमारे पास एक्वस कंडीशंस हैं। तो एक्वस कंडीशंस हैं तो इसका मतलब क्या है कि वाटर रहेगा यहाँ पे साथ में। अब वाटर जनरली क्या करेगा, फर्स्ट केस की यदि मैं बात करता हूँ तो इस हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से कनेक्ट है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी, और वाटर जो है यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। ध्यान से देखिएगा इसे। सेकंड के केस में सिर्फ दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और यदि आप टर्सरी में देखते हो तो यहां पे सिर्फ एक ही है जो इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है कि वहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे वो कंजुगेट एसिड उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा हमारे लिए। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए दैट विल बी प्राइमरी, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड फॉलोड बाय टर्सरी। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रेंथ में कि जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यदि मैं इस फैक्टर के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखता हूं तो दिस ऑर्डर विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो हमने तीन फैक्टर्स को डिस्कस किया है बेटा, और तीन फैक्टर्स के अलोन के जो ऑर्डर लिखे गए हैं वो यहाँ बॉक्सेस में लिखे गए हैं कि यदि मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूंगा तो मेरे पास ये ऑर्डर रहेगा, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सिर्फ स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग में बात करूंगा तो मेरे पास ये फैक्टर रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और यदि मान लीजिए मैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड की बात करता हूं तो मेरे पास ये फैक्टर रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों फैक्टर्स एक साथ ऑपरेट करते हैं, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, और वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आता है कि सेकेंडरी अमीन जो है हमारे पास वो मोस्ट बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्सरी। और द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, secondary amines are found to be most basic among primary, secondary and tertiary amines। तो जो सेकेंडरी अमीन हमारा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा चली जाती है इन तीनों के रिजल्टेंट के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑर्डर रहेगा जिसकी मैं बात करता हूं तो वो ऑर्डर हमारे पास रहेगा, मैं यहां उनको लिखता हूं, देखिएगा। दो ऑर्डर्स हैं जो हमने याद रखने हैं। फर्स्ट, यदि हम बात करें फॉर इथाइल अमीन्स, इथाइल अमीन्स का मतलब है जो R की वैल्यू रहेगी दैट विल बी C2H5। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑर्डर रहेगा दैट विल बी सेकेंडरी सबसे ज्यादा रहेगा, फिर टर्सरी अमीन और फिर प्राइमरी अमीन, और सबसे लास्ट में अमोनिया यदि उसको भी हम कंसीडर करते हैं तो। और नेक्स्ट है हमारे पास फॉर मिथाइल अमीन। तो मिथाइल अमीन्स की यदि मैं बात करता हूं तो यहां जो R की वैल्यू रहेगी दैट विल बी CH3, और यहां जो ऑर्डर मिलेगा सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी एंड NH3। तो ये जो दो ऑर्डर आए हैं हमारे पास, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि सिर्फ यदि मैं गैसियस फेज की बात करता हूं तो वहां जो ऑर्डर मेरे पास आया था इन गैसियस फेज, यदि सिर्फ मैं गैसियस फेज में ऑर्डर को एक्सप्लेन करता हूं तो गैसियस फेज में जो ऑर्डर हमारे पास आया था दैट विल बी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे लास्ट में आया था अमोनिया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का।
हाँ, बट यदि आप एक्वस कंडीशंस में बात करते हैं तो एक्वस कंडीशंस में ये मस्ट है कि सेकेंडरी अमीन जो होगा वो हमेशा ज्यादा बेसिक होगा प्राइमरी और टर्सरी से। आल्दो यहाँ प्राइमरी और टर्सरी की पोजीशन भी चेंज कर जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अस्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये जो दो ऑर्डर हैं ये आपको ध्यान रखने हैं एक तरीके से, एक इथाइल अमीन्स के लिए है, दूसरा मिथाइल अमीन्स के लिए है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा वो हमने मेंशन किए हैं इंडिविजुअली। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड फर्दर डिपेंड करती है टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, यहाँ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो प्राइमरी के केस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसी वजह से ये मोस्ट स्टेबल है। सेकेंडरी में 2 बनेंगे और टर्सरी में हमारे पास 1 बनेगा। तो रिजल्टेंट जो इनका रहता था उसके अकॉर्डिंग हमने ये ऑर्डर लिखे हैं सारे के सारे। तो इस चीज को आपने बड़े अच्छे से समझना है। गैसियस फेस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर करती है। बट यदि आप एक्वस या सॉल्यूशन फेज में आओगे तो वहां स्टीरिक हिंड्रेंस भी ऑपरेट करेगी, सोलवेंट का रोल भी अफेक्ट करेगा उस चीज को, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हमारी करेगी ही करेगी। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में आज डील किए हैं बेटा, इनको बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में उनको एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। यदि किसी में आपको प्रॉब्लम लगती है तो उसका प्लीज शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन्स। एनिलीन की जो ईएसआर रिएक्शंस होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम यदि टाइम रहेगा तो हम थोड़ा सा डाइजोनियम सोल्ट को भी देखेंगे। ऑल्दो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी एरोमेटिक कन्वर्जन डाइजोनियम सोल्ट के बगैर हम नहीं कर पाएंगे। तो उनको एक बार जनरली हम फास्ट रिकैप उसका जरूर करेंगे कि डाइजोनियम साल्ट कौन कौन सी रिएक्शंस हमें देगा और क्यों उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें। तो लास्ट क्लास रहेगी हमारी, इसके बाद जो चैप्टर, इस चैप्टर में एक ही क्लास रहेगी हमारी लास्ट, जिसमें हम ईएसआर को डिस्कस करेंगे और डाइजोनियम सोल्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्रॉब्लम्स को सोल्व करके देखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।